अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 32 इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हैंडआउट्स के थ्रू उन सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे के सारे एमसीक्यूज मौजूद है, लेकिन इससे पहले जितने भी लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर आने वाले तमाम लेक्चर्स जो कि अपलोड होंगे चैनल पर, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप किस तरह से एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने हमारे चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह से देख सकते हैं मिक्स वीडियोस आ रही हैं, तो बीच में यहाँ पर आ रही हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आ रही हैं। तो आपने इसको फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आपने यहाँ पर आना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे पास, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास फाइनल टर्म भी है और मिड टर्म भी है। तो हमारे पास फिलहाल फाइनल टर्म की सीरीज चल रही है, मिड टर्म की ऑलरेडी हमने जो वीडियोस अपलोड किए मिड टर्म वाले यहाँ से देख सकते हैं, और फाइनल टर्म की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो फाइनल टर्म की ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोडेड है और आने वाले लेक्चर भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ से सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे पास इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं हैंडआउट्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, इस लेक्चर नंबर 32 में हमारे पास जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये हमारे पास इन दिस लेक्चर आई शुड डील विद। ये हमारे पास जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि विद द 4 बेसिक वेज इन विच लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर। तो ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि वेज कितने हैं हमारे पास जिसमें लाइट इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। तो वो हमारे पास 4 बेसिक वेज हैं जिनमें हमारे पास लाइट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। तो ये आपसे ब्लैंक में पूछ सकते हैं कि लाइट जब इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ वो कितने वेज होते हैं। तो हमारे पास वो 4 वेज होते हैं लाइट इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। तो उसके 4 तरीके यानी 4 रास्ते होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको पहली फुर्सत में इनके नाम याद होने चाहिए। अगर शॉर्ट में इस तरह का सवाल आ जाए, नाम ही लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ आपको, हो सकता है आपसे बोलें कोई से 3 नाम लिख दो। ये सिंपल से मार्क्स हैं, फ्री के नंबर है, इसको आप याद कर सकते हो शॉर्ट के लिए। तो क्या है इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। तो अब इमिशन जो है इसको हमने थोड़ा सा देखना है कि इसका मतलब क्या हुआ। जाहिर सी बात है लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, लाइट इंटरेक्ट जब करते हैं मैटर के साथ तो 4 वेज है उसके। तो 4 वेज में सबसे पहले है इमिशन। तो इमिशन का मतलब क्या है, मैटर रिलीजेस एनर्जी एज अ लाइट। तो याद रखना है आपने, जब मैटर जो है एनर्जी को रिलीज करेगा एज अ लाइट, मैटर रिलीजेस एनर्जी एज लाइट, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, फिनोमेना इमिशन कहलाएगा। जब मैटर एनर्जी को रिलीज करेगा एज लाइट तो हमारे पास वो कहलाएगा इमिशन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मैटर टेक्स एनर्जी फ्रॉम लाइट। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जज़ब करना है नहीं। तो क्या होगा, मैटर जो है वो एनर्जी लेगा यानी एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम लाइट, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा मैटर। ट्रांसमिशन क्या है, मैटर अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ट्रांसमिशन मतलब जैसे लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो चल रहा है अभी चल रहा है, सही है, तो लाइव हो रहा है सारी चीजें। तो क्या है हमारे पास ट्रांसमिशन का क्या मतलब हो गया, मैटर अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट। तो मैटर जो होता है उस लाइट को अलाउ करते हैं कि उसके मतलब थ्रू पास हो जाए। सिंपल सी बात है, ट्रांसमिशन जैसे लाइव ट्रांसमिशन होती है वैसे ही आप समझ लो कि उसी वक्त सारी चीजें हो रही हैं, जो ट्रांसफर हो रही है उसी वक्त ही, सब जो लाइव देख रहे हैं वही सारी चीजें उसी वक्त ही हो रही हैं। तो ये क्या करता है ट्रांसमिशन, यहाँ पर फिजिक्स में जो ट्रांसमिशन इसके लिए लाइट के लिए लिखा हुआ है, मैटर अलाउ करता है लाइट को कि वो उससे पास थ्रू हो जाए इजीली। आगे क्या है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्ट करके वापसी जाना, यानी कोई चीज आगे रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई। तो मैटर रिपेल्स लाइट इन अदर डायरेक्शन, वही बात हो गई, इधर आ रही है रिपेल करके वो इन अदर डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी टकरा के वापस दूसरे डायरेक्शन में चली गई, रिफ्लेक्शन कहलाता है। मैटर रिपेल्स लाइट इन अनदर डायरेक्शन। अब यहाँ पे याद रखें कि सारी चीजें क्या है, मैटर से शुरू हो रही है, कि मैटर अलाउ करते हैं, मैटर टेक कर रहे हैं, मैटर रिलीज कर रहे हैं, मैटर ही रिपेल कर रहे हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। बस ये 4 ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से बेसिक वेज हैं लाइट जब इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। इमिशन हो गया, रिलीज करते हैं एनर्जी एज अ लाइट। एब्जॉर्प्शन यानी मैटर जो है एनर्जी लेता है लाइट से। ट्रांसमिशन मतलब वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं लाइट को कि उससे पास थ्रू हो जाए। रिफ्लेक्शन यानी रिपेल करता है लाइट को दूसरे डायरेक्शन में। चीजें ऐसी सिंपल सी बता दी मैंने आपको, अब याद हो जाएगी, इशू नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानियां लिखी हुई, हमने इसके अंदर मेन पॉइंट्स को जो है वो देखना है ताकि खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाए। क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एन आयरन रॉड और द फिलामेंट ऑफ अ टंगस्टन बल्ब इज हीटेड इट एमिट्स लाइट। तो क्या है, सबसे पहले कि एक ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, या फिर क्या है हमारे पास एज एन एग्जांपल हमारे पास एक इन्होंने कहा कि आयरन रॉड या फिर ले लें आप, या फिर फिलामेंट ऑफ अ टंगस्टन बल्ब ले लें।
ये दोनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। एग्जांपल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के अंदर वो घुसेड़ देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ इतना भी अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन आपसे गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं होंगे, आप इजीली कर पाओगे MCQs को। तो ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास एन एग्जांपल आयरन रॉड या फिर फिलामेंट ऑफ अ टंगस्टन बल्ब हो सकता है अगर हम उनको हीट करें, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर इन दोनों एग्जांपल्स में से किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो क्या इमिट करते हैं? वो लाइट इमिट करते हैं। हीट करने के बाद हमारे पास वो क्या इमिट करते हैं? लाइट को इमिट करते हैं। आगे क्या लिखा है? व्हेन द टेम्परेचर इज अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज रेड हॉट। तो जब हमारे पास टेम्परेचर हो जाता है अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हमारे पास रेड हॉट कहलाता है। सही है, ये जो फेज होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी ये टेम्परेचर बताया जा रहा है कि जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा, कहलाएगा इट इज रेड हॉट। ये एक टेम्परेचर की डिग्री है जो कि इस ऑब्जेक्ट के लिए बताई गई है। अराउंड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज येलोविश व्हाइट। तो जब ये टेम्परेचर हमारे पास 800 से इंक्रीज होकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, ये जो कलर रेड हॉट था ये हमारे पास क्या हो जाता है? येलोविश व्हाइट हो जाता है। उसके बाद जब ये टेम्परेचर लोअर देन 800 होता है, यानी पहले बात कर रहे थे कि जब 800 से ज़्यादा हो जाए, यानी 800 हो जाए, 800 के करीब या 800 से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या होता है? हमारे पास ये रेड हॉट होता है। लेकिन जब यही टेम्परेचर 800 से लेस हो जाए तो इंफ्रारेड लाइट इमिट होती है, जिसको हम IR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट इज इमिटेड बट आवर आईज कैन नॉट सी दिस। तो क्या होता है हमारे पास? ये आपसे पूछ सकते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो हमारे पास वो क्या हो जाती है? रेड हॉट हो जाती है। और इससे कम होगी तो वो क्या इमिट करेगा? हमारे पास वो इंफ्रारेड लाइट जो है, यानी IR जो है वो इमिट करेगा, जो कि हम आम आंखों से नहीं देख सकते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जब ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेगा, अभी तो 800 और 800 से कम की बात हो रही थी, लेकिन जब ये टेम्परेचर अगर हम मजीद बढ़ाएं 800 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये येलोविश वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या फिर कोई भी चीज़ आयरन रॉड या फिर फिलामेंट ऑफ टंगस्टन बल्ब को जब हम हीट करते हैं तो ये लाइट को इमिट करते हैं। और यही चीज़ जब है हमारे पास जो है टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, 800 करते हैं, 2500 करते हैं, लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बात कर रही है। ये जो सारी कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी, इसको क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ इमिशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ये जो इमिशन है, इन्होंने इसको नाम दिया हुआ इमिशन का। तो ये इमिशन क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कंटिन्यूस ऑल वेवलेंथ और इमिटेड हाउएवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी रेडिएट क्लोज टू द पीक। As you can see the graph, the position of the peak goes to a smaller wavelength or higher frequency, the emitted becomes shorter. The scale of the temperature is 200 degree Kelvin. तो सही है, ये कोई खास चीज़ें नहीं लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं, उसमें खास कुछ नहीं लिखा हुआ। बस यहाँ पे एक मेन चीज़ है, टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन सिंपली एड टू 73 मोड सेंस कैलकुलेटर। सही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फर्ज करें यहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड में हमने केल्विन के लिए सिंपल सा प्लस 273 ऐड कर देंगे, यानी 800 को हमने डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में करना होगा। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अंदर बीच में प्लस लगा देंगे, 273 ऐड कर देंगे, यानी 800, 900, 1000, 1073 हो जाएगा हमारे पास, 1073 आंसर आ जाएगा केल्विन में। 800 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में क्या आंसर आएगा? 1073। तो इस तरह से आज आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में सिंपल सा 273 प्लस करें, केल्विन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड था यहाँ पर जो बात हो रही थी। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये देखें, अगर आपको समझ आ रहा हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नीचे अल्ट्रा वायलेट है, ऊपर जाकर टेम्परेचर इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये मेरे को कहानियाँ समझ नहीं आती यहाँ पर। वेर एग्जैक्टली डज द पीक, अगर वेंस लॉ स्टेट, यहाँ पर जो मेन चीज़ है क्या लिखा है? वेंस एक लॉ है। नाम आपको सबसे पहले पता चलेगा कि वेंस लॉ भी है, बाकी जो हमने एम्पेयर लॉ, पता नहीं कौन कौन सी, लॉरेंट्स लॉ, ये लॉ, वो लॉ, तो वो सारी लॉज हैं। ये भी वेंस लॉ भी हमारे पास एक मौजूद है, जिसके मुताबिक क्या है? लेमडा मैक्स टी किसके इक्वल होता है हमारे पास? 2.90 एक्सपोनेंट -3 मीटर केल्विन। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि लेमडा मैक्स टी किसके इक्वल होता है? 2.90 एक्सपोनेंट -3 MK। तो वी कैन ड्राइव दिस इन एडवांस फिजिक्स। बाकी सारी कहानी हमारे पास लिखी है। वीन्स लॉ के मुताबिक लेमडा मैक्स टी किसके इक्वल होता है? 2.90 एक्सपोनेंट -3 मीटर केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, इन दिस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यू हैव लर्नड दैट दीस वेव्स आर इमिटेड व्हेन
चार्जेस एक्सिलरेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास वेव्स कब इमिट होती है, जब हमारे पास चार्जेस को एक्सिलरेट किया जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर फॉर एग्जैक्टली दिस रीजन एज वेल। आगे लिखा है व्हेन अ बॉडी इज हीटेड अप द इलेक्ट्रॉन्स एटम और मॉलिक्यूल व्हिच इट कंटेन अंडरगो वायलेट रैंडम मोशन। लाइट्स में इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन एटम एंड ऑब्जर्व इन अनदर। तो लाइट जो हमारे पास इमिट हो सकती है इलेक्ट्रॉन के जरिए एक एटम में या फिर किसी और में एब्जॉर्ब हो सकती है। इवन एन एम्प्टी बॉक्स विल बी फिल्ड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिकॉज द साइड ऑफ द बॉक्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल दैट हैज चार्ज कंस्टेंट दैट रेडिएट एनर्जी व्हिच हैव अंडरगो एक्सीलरेशन ड्यूरिंग देयर। ये फालतू की लाइनें लिखी है, इसको मैंने फालतू में अंडरलाइन कर दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं आने वाला, फालतू कोई खास लिखा हुआ नहीं है। मेन चीज़ जो थी वो यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई थी टेम्परेचर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट में जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द सन एंड अदर स्टार्स ओबेज वीन्स लॉ। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वीन्स लॉ को कौन ओबे करते हैं, हमारे पास सन एंड अदर स्टार्स जो है वो इस लॉ को ओबे करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सन एंड अदर स्टार्स ओबे। तो सन और जो हमारे पास अदर स्टार्स हैं वो वीन्स लॉ को ओबे करते हैं। सिंस द गैसेस दे आर कंपोज्ड ऑफ इमिट रेडिएशन एंड दैट इन इक्विलिब्रियम विद अदर मटेरियल। आगे लिखा है वीन्स लॉ अलाउस एस्ट्रोनॉमर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ स्टार। तो वीन्स लॉ जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉ है, ये ओबे कौन करते हैं इसको, स्टार और सन जो है वो इसको ओबे करते हैं वीन्स लॉ को। और वीन्स लॉ जो है वो एस्ट्रोनॉमर को अलाउ करती है, यानी वीन्स लॉ जो है वो इतनी पावरफुल है, यानी आप इसको कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमर को इन्होंने एक रास्ता दिया ताकि जिसके थ्रू वो डिटरमाइन कर सके स्टार के टेम्परेचर को। आगे क्या लिखा है, द वेवलेंथ एट विच अ स्टार इज ब्राइटेस्ट इज रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है उसका भी अंदाजा इसी से हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्टार होता है वो जितना ब्राइटेस्ट होगा इट्स रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के मुकाबले में तो हमें वीन्स लॉ ने अलाउ किया कि हम किसी भी स्टार का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकें, और टेम्परेचर जब हमने फाइंड आउट किया तो उसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार जो है वो कितना ब्राइटेस्ट होगा। तो यही चीज़ है सिंपल सी, स्टार जितना ब्राइटेस्ट है उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ सिंपल सी चीज़ है जो कि वीन्स लॉ ने हमें इस काबिल बनाया, इसने हमें एक रास्ता दिया जिसके थ्रू, वीन्स लॉ भी जाहिर सी बात है किसी इंसान ने दिए, तो इसने हमारी मदद की। और एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो इसी के थ्रू जो है टेम्परेचर किसी भी स्टार का जो है फाइंड आउट करते हैं। तो टेम्परेचर हमारे पास जब फाइंड आउट हो जाते हैं तो उसी से जो है हमारे पास वेवलेंथ पता चल जाती है स्टार की, कि हमारे पास स्टार जो है वो ब्राइटेस्ट है या फिर कितना ब्राइटेस्ट है, सारी चीज़ें। तो वेवलेंथ एट विच अ स्टार इज ब्राइटेस्ट, तो किस वेवलेंथ पे हमारे पास स्टार जो है वो ब्राइटेस्ट है इज रिलेटेड टू इस टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसी के मुताबिक हम जो है वेवलेंथ को देखेंगे कि हमारे पास स्टार कितना ब्राइटेस्ट है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑल हीटेड मैटर रेडिएट्स एनर्जी। ये छोटी सी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि क्या है, ऑल हीटेड मैटर्स, जितने भी हीटेड मैटर्स है वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। एंड हॉटर ऑब्जेक्ट्स रेडिएट, और जितने ज़्यादा हॉटर ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास वो उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी जो है वो रेडिएट करेंगे, यानी ज़्यादा रेडिएट करेंगे। द फेमस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है हमारे पास, विच वी अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट ड्राइव इन दिस। तो ये हमारे पास जो टीचर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास हम इसको इस लेक्चर में कवर नहीं कर सके। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, वो यहाँ से शुरू हो रही है। स्टेट दैट द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ हॉट बॉडी इज P equal to sigma T4, where the Stephen Boltzmann constant is sigma equal to 5.67 exponent minus 8। ये वेबर है शायद, W मीटर माइनस मीटर की पावर हमारे पास -2 है, और केल्विन -4, केल्विन माइनस यानी पावर -4 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक हमारे पास जो T है वो उसके ऊपर जो पावर होगा वो कितना होगा, T4 होगा। इससे रिलेटेड MCQs आपके पास आते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो T पे जो पावर होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 4 होगी, तो ये आपने याद रखना है। ऑफ अ हॉट बॉडी क्या है, P equal to sigma T4, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 5.67 एक्सपोनेंट -8 W मीटर -2 केल -4। तो ये जो वैल्यू है आपने याद रखनी है। और कांस्टेंट आपकी बुक में जितने भी हैं सबसे पहले उसको रट लो आप, उसके बाद ये जो इक्वेशन है इनको रट लो, लॉस जितने भी हैं उनको रट लो कि कौन क्या किसकी क्या लॉ है, कौन क्या कह रहा है, क्या कैसी चीज़ है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे MCQs बार बार आते रहते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको बार बार। तो ये हमारे पास है इन इक्विलिब्रियम द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं सन से वो एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी रेडिएटेड बाय द प्लेनेट। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में हमारे पास जो एनर्जी हम सन से रिसीव करते हैं
वो एग्जैक्टली यानी सेम एज इट इज इक्वल है एनर्जी जो कि हम प्लेनेट से रेडिएट करते हैं, इज ड्यू टू द एनर्जी रेडिएटेड बाय द प्लेनेट। तो प्लेनेट जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो जो एनर्जी है वो हमारे पास जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं हम सन से, दोनों आपस में इक्वल है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड, बाकी आगे कहानी लिखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है द अबव वाज फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन विद द इमिटेड लाइट है द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम कौन सा था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो लाइट इमिट कर रही थी उसका कौन सा स्पेक्ट्रम था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। लेकिन आगे लिखा हुआ है इफ अ गैस ऑफ आइडेंटिकल एटम इज एक्साइटेड बाय सम मैकेनिज्म then only a few discrete wavelengths are emitted. Each chemical element produces a very distinct pattern of color called emission spectrum. तो ये बाकी कहानियाँ लिखी हुई distinct pattern of color जब भी आ जाए हमारे पास तो उसको पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं? emission spectrum कहते हैं। बस इतना हमें पता होना चाहिए। As an example हमारे पास laboratory hydrogen gas lamps emit 3 lines in the visible region. Whenever we see 3 lines spaced apart in this way we immediately know that। ये भी फालतू की कहानियाँ, इतनी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें नहीं आती। यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट, तो ये हमें पता होना चाहिए वैसे ही। लेकिन यहाँ से जो चीज़ है इट इज द गुड थंबप्रिंट ऑफ मैन, तो हाइड्रोजन गैस इज अ गुड थंबप्रिंट ऑफ अ मैन। बस ये सिंपल सी लाइन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं ये है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एच वाई है, वाई हमारे पास गेमा को शो करता है, तो एच वाई जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास वेवलेंथ में हमारे पास 434.1 हमारे पास वेवलेंथ में हमारे पास नैनोमीटर है। आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये 434.1, एक सेकंड में इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ये नैनोमीटर में आएगा या मीटर में आएगा? तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है हमारे पास वो नैनोमीटर में ही आएगी, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी मुताबिक यहाँ पर भी आएगी। ये जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास स्केल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से 400, 500, 600, 700 के स्केल के दरमियान अल्फा, बीटा और गेमा जो है इन मुख्तलिफ रेंज पर आ रहे और उनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। इसका कोई हमने रिलेटेड कोई इससे नहीं देखना, हमने यूनिट देख रहा था मैं मीटर में आएगा या नैनोमीटर में आएगा, तो वेवलेंथ हमारे पास नैनोमीटर में आएगी इनके लिए। तो एच गेमा की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 434.1, जो कि आपको याद होनी चाहिए। गेमा की सबसे कम है, उसके बाद बीटा आता है बाद में। एच बीटा कितना है हमारे पास? 486.1, और उसके बाद एच अल्फा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो है हमारे पास 656.3 नैनोमीटर। यूनिट क्या आएगा? नैनोमीटर आएगा तीनों के साथ। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, बीटा की उससे कम होगी अल्फा से, और फिर गेमा की बीटा से भी कम होगी। तो ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, और क्या कौन ग्रेटर है कौन लेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इमिशन ऑफ लाइट अप्लाइज एग्जैक्टली टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज वेल। तो जो इमिशन ऑफ लाइट है वो हमारे पास एग्जैक्टली अप्लाई होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे भी एज वेल। तो यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो इमिशन ऑफ लाइट पे जो चीजें अप्लाई होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे भी एज इट इज अप्लाई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन व्हाइट लाइट विच हैज ऑल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये फालतू की लाइन है। आगे लिखा है द एटमॉस्फेयर कंटेन इन वेरियस गैसेज विच ऑब्जर्व लाइट एट मेनी डिफरेंट वेवलेंथ। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेज विच ऑब्जर्व लाइट एट मेनी डिफरेंट वेवलेंथ। तो सही है, कोई खास लाइन नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो है वो वेरियस गैसेज होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि एब्जॉर्व करती है लाइट मुख्तलिफ डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, वाटर हैव देयर ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसे एटम हैव देयर ओन। तो जैसे मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और वाटर के, उनकी अपनी जो है एब्जॉर्प्शन जो है स्पेक्ट्रा होता है, जस्ट एज एटम हैव देयर ओन, जिस तरह से एटम्स का अपना खुद का होता है। सही है, ये भी कोई खास नहीं है इसमें, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। अगला जो हमारे पास एमसीक्यू है यहाँ पर एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैरोटीन इज अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल दैट मेक्स कैरेट ऑरेंज। तो यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है कैरोटीन जो है हमारे पास लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है। तो कैरोटीन एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है जो कि हमें अलाउ करता है कैरेट दैट मेक्स कैरेट ऑरेंज टोमेटोज रेड। सही है, यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है कि कैरेट, ऑरेंज और टोमेटो ये तीनों चीजें हमारे पास रेड होती हैं। तो ये कौन रेड करता है? ये हमारे पास ये जो केमिकल यहाँ पे लिखा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है कैरोटीन, तो ये मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास कैरेट, ऑरेंज और टोमेटो को रेड करता है। तो ये कौन सा है हमारे पास मॉलिक्यूल? वो है कैरोटीन। ये नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन सारसन येलो एंड विच ऑब्जर्व ब्लू लाइट विच टोमेटोज रेड, सारसन येलो। और यहाँ पे जो येलो लिखा हुआ है तो येलो के कौन सा वो मॉलिक्यूल करते हैं? वो है सारसन, SARSON। ये जो है हमारे पास येलो करते हैं। और रेड कौन करता है? वो है हमारे पास कैरोटीन। ये चीज आपको पता होना चाहिए। विच ऑब्जर्व ब्लू लाइट, जो कि ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास लीव्स को ग्रीन करते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करती है रेड और ब्लू लाइट को। रेड और ब्लू लाइट को कौन ऑब्जर्व करते हैं? लीव्स करती हैं। ग्रीन लीव्स जो होती हैं, और लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से।
नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है उस पैराग्राफ से आ सकता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, शायद पिछले लेक्चर में या फिर इसमें कर चुके हैं। तो लाइट क्या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड दैट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर भी होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। दिस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो और ये जो वेक्टर है हमारे पास ऑलवेज यानी हमेशा परपेंडिकुलर होता है ट्रेवल की डायरेक्शन में। आगे लिखा हुआ, इफ इट इज पॉइंटिंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन वी सेड दैट द वेव इज पोलराइज्ड। अगर ये हमारे पास किसी डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे कि वेव हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड है। और अगर इसी के ऑपोजिट हो तो हम इसको क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड कहेंगे। और इसके आगे नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक लाइन है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों के हमारे पास परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ रह चुका है इस वीडियो का। यहाँ पर लिखा है, वी कैन डिजाइन मटेरियल क्रिस्टल स्ट्रेस प्लास्टिक्स सो दैट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन द टू ट्रांसफर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मेन दो बातें याद रखने वाली है, सबसे पहले ये जो चीज अपने पास शो हो रही है क्रिस्टल और स्ट्रेस प्लास्टिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये दोनों चीजें जो है, सो दैट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों की क्या होती है, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है इन दोनों की, किस कहाँ पे होती है, इन टू ट्रांसफर्स डायरेक्शन। टू ट्रांसफर डायरेक्शन में हमारे पास क्रिस्टल और स्ट्रेस प्लास्टिक्स की जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। दीज आर कॉल्ड बाय रेफ्रिजरेंट मटेरियल्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, बाय रेफ्रिजरेंट मटेरियल कहते हैं। ये कहानी यहाँ तक लिख देंगे, हो सकता है आपसे पूछे कि ये क्या कहलाते हैं, ये बाय रेफ्रिजरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। आगे क्या लिखा है, दे आर यूज्ड टू मेक कॉमनली यूज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। यही आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किसके लिए यूज होता है, कॉमनली एलसीडीज बनाने के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म है। एंड वॉचेज एंड मोबाइल, और वॉचेज और मोबाइल में भी यूज होता है, फोन्स मोबाइल फोन्स। तो ये बाय रेफ्रिजरेटर कैन अकर इन मिनिमम अदर प्रोसेस सम एसिमेट्री इन स्ट्रक्चर विद द मटेरियल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन। और आगे लिखा है, बाय रेफ्रिजरेटर जो है वो इसकी मटेरियल एसिमेट्री है, स्ट्रक्चर है, ये है स्प्रिंग ही होता है डायरेक्शन टू वन अनदर। एक लास्ट वाली कोई खास लाइन नहीं है, मेन लाइन जो है हमारे पास यहाँ से आ सकते हैं कि ये क्या है, टू ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, किसकी होती है, क्रिस्टल और स्ट्रेस प्लास्टिक की। और एलसीडी जो है इसकी क्या फुल फॉर्म है हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये जो पूरा प्रोसीजर हमने ऊपर पढ़ा इसको क्या कहते हैं, बाय रेफ्रिजरेंट मटेरियल। सही है, आज की इस वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है आपने, सही है। और बाकी सारे की जो लेक्चर्स हैं इसके बाद आने वाले वो भी आज आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। पेपर जो है क्योंकि करीब है, 27 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल के। और यहाँ पर हमारे पास जो बाकी की वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पर फाइनल टर्म की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। सही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।